गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। SBN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। केमिकल काइनेटिक का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं अपने। तो आज अपने करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अपने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा था। मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया की बात कर रहे थे। इकाई के बारे में पढ़ा था, इकाइयों की यूनिट के बारे में पढ़ा था। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अणु संकेता, इनके बारे में पढ़ा था। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को मुख्य रूप से यहाँ जो कारक प्रभावित कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। दूसरा जो पॉइंट रहेगा अपने वो रहेगा ताप। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। चौथा जो कारक रहेगा अपने वो रहेगा उत्प्रेरक का। पांचवा जो कारक रहेगा वो सतही क्षेत्रफल। छठा जो कारक रहेगा वो विकिरणों का प्रभाव। तो मुख्य रूप से अपने 6 कारकों की बात करेंगे यहाँ पे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। एक अभिकारक की सांद्रता, एक ताप, एक अभिक्रिया व उत्पाद की प्रकृति, उत्प्रेरक, स्थायी क्षेत्रफल और विकिरणों का प्रभाव। अब इसमें एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अभिकारक की सांद्रता। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए अपने बात की थी कि अभिक्रिया का जो वेग होता है dx/dt वो समानुपात है किसके? अभिकारक की सांद्रता के। ये चीज अपने पढ़ी थी कि जो भी अपने अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है? अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपात होगा। या फिर अगर कई अभिकारक है तो उसमें अपने ये लिख सकते हैं कि अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस चीज़ की अपने बात की थी। तो इस चीज़ से क्या स्पष्ट है अपने कि अभिक्रिया का वेग जो है वो डिपेंड ऑन क्या है? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर है। तो अभिकारकों की सांद्रता यदि अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और अभिकारकों की सांद्रता जैसे जैसे समय के साथ घटती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता जाता है? घटता जाता है। अर्थात अभिक्रिया की जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। अर्थात यदि अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, और यदि अभिकारक की सांद्रता कम हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? अपने कम हो जाता है। दूसरा अपने ताप की बात करते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया की अगर अपने बात करें, चाहे वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो चाहे वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक जो ताप की आवश्यकता होती है तो उन अभिक्रियाओं के लिए यदि ताप को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी अभिक्रिया के लिए यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाया जाए अपने, तो उस अभिक्रिया में क्या होगा? अपने 2 से 3 गुना तक उसका दाब जो है वो वेग जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अर्थात अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभिक्रिया का वेग जैसे बढ़ाएंगे अपने तो अभिकारकों के जो कण होते हैं उन कणों में संगत टक्कर का मान जो है वो बढ़ता है। उनमें आपसी टक्कर बढ़ेगी, और उनमें आपसी टक्कर बढ़ने के कारण से जो है वो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अपने उसका बढ़ेगा। तो जब किसी अभिक्रिया के लिए अगर अपने बात करते हैं, उस अभिक्रिया का अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अपने बढ़ा देते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक जो है वो क्या हो जाता है? अपने बढ़ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है अपने अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति।
अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति का क्या मतलब है कि जब भी अपने कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे A प्लस बी इजिकल टू सी डी का निर्माण हो रहा है, मान लो ए बी है अपने पास और ए बी से अपने सी डी का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ क्या है कि जब अभिक्रिया हो रही है तो उस समय अभिकारकों के पुराने बंध क्या होंगे, यहाँ पे टूटेंगे और नए बंध का निर्माण इसके अंदर हो रहा है। जैसे मान लो NO प्लस O2 इजिकल टू 2NO2 या CO प्लस O2 इजिकल टू 2CO। तो कोई भी अभिक्रिया की अगर अपने बात कर रहे हैं 2NH3 इजिकल टू N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पुराने बॉन्ड जो है वो टूटने हैं और नए बॉन्ड का निर्माण होता है। तो जिस अभिकारकों में बंध आसानी से टूटेंगे उस अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तीव्र गति से होगा, और जिस अभिकारकों के बंध आसानी से नहीं टूटते हैं उनका वेग क्या होगा, मंद गति से होता है। तो जैसे NO प्लस O2 इजिकल टू 2NO2 ये तीव्र गति से अभिक्रिया हो जाती है, जबकि CO प्लस O2 ये अभिक्रिया क्या होती है, धीमी गति से संपन्न होती है। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति का मतलब कि अभिकारकों में बंध टूटने का जो उसका है, किस प्रकार से टूटते हैं, बंध अगर आसानी से टूटते हैं तो वो आसानी से क्रिया करेंगे और बंध यदि आसानी से नहीं टूटते हैं तो वो आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार से उत्पाद की बात कर रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट अपना बन रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर यदि बॉन्ड इजीली बन जाते हैं तो वहां पे अपने क्या होगा कि वेग अभिक्रिया का जो है वो तीव्र होगा, और यदि बॉन्ड इजीली नहीं बनते इसके अंदर तो वेग क्या होगा, इसका मंद हो जाता है। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर उत्प्रेरक की बात करते हैं, और जब उत्प्रेरक की अपने बात करें तो उत्प्रेरक का मतलब अपने क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बगैर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अपने उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए संकरीर्ण ऊर्जा होती है। कोई भी अभिक्रिया की अगर बात करें अपने तो उस अभिक्रिया के लिए एक संकरीर्ण ऊर्जा होती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न कि उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एनर्जी है अपनी यहाँ पे जो मध्यवर्ती बनेगा अपने इंटरमीडिएट संक्रमण अवस्था जिसको बोलते हैं अपने, तो यहाँ पे अपने क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ संक्रमण अवस्था और यहाँ क्या है अपना प्रोडक्ट। तो अभिकारकों का संक्रमण अवस्था में बदलने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। सक्रियणकारी ऊर्जा जो है वो कहा जाता है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा लेते हैं अपने, तो इस प्रकार से इसको अपने क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। जब इसके अंदर उत्प्रेरक को डाल दिया जाता है तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, वो इसकी संकरीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। अब संकरीर्ण ऊर्जा का मान ये हो गया अपने, ये कब है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कब की है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये वाली जो है वो कब है अपने, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। तो उत्प्रेरक क्या करेंगे, किसी भी अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक को डाला जाता है अपने, तो उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की संकरीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, और जब संकरीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग जो है वो अपने क्या कहेंगे कि बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से अपने उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से, उसकी संकरीर्ण ऊर्जा के मान को कम करके। तो ये डायग्राम काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। केवल डायग्राम की उत्प्रेरक के प्रभाव को केवल रेखाचित्र या ग्राफ के द्वारा जो है वो अपने रिप्रेजेंट करना है। फिर अपने सतही क्षेत्रफल की बात करते हैं। सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने एक सिंपल सी बात करते हैं कि एक नमक का टुकड़ा ले लेते हैं अपने, अर्थात एक बारीक चूर्ण के रूप में नमक है और एक नमक का टुकड़ा है। अपने नमक के टुकड़े को जल के अंदर डाल देंगे
और एक अपने बारीक जो चूर्ण है उसको अपने जल के अंदर डाल देते हैं, तो जल्दी कौन सा घुलेगा, उसके अंदर जो बारीक चूर्ण है वो घुलेगा। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जैसे जैसे अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल बढ़ता है, अर्थात जितना उसको बारीक चूर्ण के रूप में यूज किया जाता है तो उसका सतही क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से उसका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण उसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर विकिरणों का प्रभाव, तो कुछ अभिक्रियाएं जो है वो विकिरणों से संचालित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने H2+ Cl2 = 2HCl, इस कंडीशन के अंदर अभिक्रिया जो है वो मंद गति से होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, विकिरण की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये 6 कारक अपने यहाँ पे बताए हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद का जो अपना टॉपिक आता है वो अपना आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं अपने। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपने पढ़ा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता जो है वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, या फिर ये कह सकते हैं अपने कि अभिक्रिया का जो वेग जो होता है अपने, अभिक्रिया का जो वेग जो है वो अभिकारक की शून्य घातांक के समानुपात होता है। या क्या कहेंगे अपने कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा करो चाहे कम करो, अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित उसमें नहीं होगा। या फिर डेफिनेशन क्या देते हैं अपने कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के शून्य घातांक के समानुपात होती है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को अपने क्या करते हैं, लिखा जाता है। तो अब इसके लिए अपने समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं। तो वेग अभिक्रिया अपने ऐसे दिखा दें यहाँ पे A = प्रोडक्ट, यहाँ पे K0 जो है वो वेग नियतांक के रूप में ले रहे हैं अपने। तो इसके लिए वेग जो अपने लेते हैं dx/dt वो क्या होगा, समानुपात किसके, a की घातांक 0, या फिर इसको अपने क्या लिख सकते हैं dx/dt = K0 A0। अब इसकी शून्य घातांक है, इसका मतलब ये शून्य है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ऐसे लिख सकते हैं dx/dt = K0 के रूप में अपने इसको लिखा जा सकता है। dx/dt = K0 जो है वो लिखा जा सकता है। तो इस समीकरण को अपने क्या कह सकते हैं, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया करने के लिए अवकलन वेग समीकरण होती है, अवकलन वेग समीकरण कहलाती है। अब अपने इसकी बात करें, यहाँ पे इस समीकरण को ले रहे हैं अपने, इसको ऐसे लिख दिया आपने dx = K0 dt। यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, और यहाँ ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। इस समीकरण का समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर, समाकलन जो किया जाता है वो इस प्रकार से कर रहे हैं अपने dx = K0 नियतांक है, इसका समाकलन नहीं होगा dt। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने, इस समीकरण को अगर करेंगे तो x = K0 t + c, c जो है यहाँ पे क्या है अपना समाकलन नियतांक कहलाता है। c जो है वो क्या है अपना, इसमें समाकलन नियतांक कहलाता है। अब इस c का मान निकालने के लिए अपने मान लेते हैं यहाँ पे कि t = 0, तो x = 0। अब t का मान भी 0 है और x का मान भी 0 है, तो इस समय c का मान भी क्या आ जाएगा, तो c = क्या आता है अपने, 0 आएगा। अब c 0 का मान यहाँ रख देते हैं अपने,
समीकरण 4 मान लो इसको। समीकरण 4 में C का मान रखने पर, अब समीकरण 4 में C का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने, समीकरण 4 क्या थी अपनी, x = K0t आ जाता है। C की जगह अपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो समीकरण नंबर 5 अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने K0 = x/t। तो ये जो समीकरण है अपनी क्या है, इसकी अवकलित समीकरण है या अवकलन वेग समीकरण जिसको अपने कहा जा सकता है। और इसके लिए अपने यूनिट क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पीछे पढ़ के आए अपने x सांद्रता है, अपने सांद्रता को किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर। तो लीटर इनवर्स और टाइम सेकेंड इनवर्स। तो ये अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाती है, यूनिट के रूप में आ जाता है। अब अपने अगर बात करें इसके अंदर आगे ग्राफ प्लॉट करते हैं अपने x और t के मध्य। x और t के मध्य ग्राफ जब प्लॉट किया जाता है तो ये अपना x है और ये अपना t है। तो इसमें एक सीधी रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है जिसका ढाल जो है अपने वो डेल x और डेल t के मान को निरूपित करेंगे अपने डेल x डेल t, जिसको अपने tan थीटा = डेल x/डेल t के रूप में इस मान को निकाला जा सकता है। तो ये अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है। अब अपने इसके अंदर बात करते हैं अर्धायु काल की बात करें। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की बात करते हैं अपने। तो अर्ध आयु काल क्या होती है अपनी, अर्ध आयु काल अर्ध आयु काल का मतलब होता है किसी अभिक्रिया के लिए वह समय जिसमें उसकी प्रारंभिक जो सांद्रता है उस सांद्रता का आधा मान अपघटित हो जाए, उसे क्या कहते हैं अपने अर्ध आयु काल कहते हैं। अब जब अर्ध आयु काल की बात करें अपने तो प्रारंभिक जो सांद्रता है अपने, प्रारंभिक सांद्रता अपने x यहाँ पे है, तो इसको अपने a½ के रूप में ले लेते हैं। प्रारंभिक सांद्रता जो है उसको अपने क्या करेंगे, आधी अपघटित हो गई, उसको a½ के रूप में ले लेते हैं और टाइम जो है अपना क्या हो जाएगा, वो t½ के रूप में उसको ले लिया जाता है। तो समीकरण क्या लिखेंगे अपने, समीकरण नंबर 6 से K0 = x की जगह क्या रख दिया, a/2 और टाइम जो है उसको क्या कर दिया, t½ अब अपने को अर्धायु काल निकालनी है तो t½ = क्या है, a2K0। ये अपनी अर्धायु काल है जो क्या होगी, t½ समानुपात a अर्थात प्रारंभिक सांद्रता के समानुपात अपने क्या होता है, अर्धायु काल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपात होता है। तो इस प्रकार से इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अवकलन वेग समीकरण है और यहाँ पे अर्धायु काल का जो फार्मूला है इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल का अलग एक वीडियो बनाएंगे अपने इस चैप्टर से, जो इसके बाद अपने बनाएंगे। यहाँ केवल अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं, इसके आगे जो बनाएंगे अपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उससे संबंधित न्यूमेरिकल, जो संग्रहण ऊर्जा से संबंधित है उससे संबंधित न्यूमेरिकल, कोटि से संबंधित न्यूमेरिकल, उनकी बात अपने जो अलग वीडियो है उसमें करेंगे। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न अपने और आता है, 1-2 एग्जाम्पल जो अपने आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो जैसे अपने H2 + Cl2 भी पढ़ा था, H की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया की बात करें 2HCl, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। तो यहाँ पे H2 + Cl2 H की उपस्थिति में 2HCl जो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल करें अपने तो फास्फीन 2PS3 का अपघटन कर रहे हैं अपने मोलिब्डेनम की उपस्थिति के अंदर, जो अपने किस रूप में हो जाएगा यहाँ पे 3H2 + 2P के रूप में। इसी प्रकार से 2NH3
का अपघटन है टंगस्टन की उपस्थिति के अंदर, जो कि N2+3S2 के अंदर अपघटित हो जाता है। तो कुछ इसके अंदर ये एग्जाम्पल है एक दो, जिसके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल लिखने इसके अंदर अपने, या फिर एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए, या फिर सीधा प्रश्न अवकलन वेग समीकरण को लिखना है। और ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल के बारे में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल के अंदर एक तो अपना ये फार्मूला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस रखता है, और एक ये जो फार्मूला है अपना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। इसके आधार पे अपने जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो के अंदर अपने केवल शून्य कोटि के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो अपना आएगा उसके अंदर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन वेग समीकरण और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल की अपने बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।